ये जो वर्ल्ड में अभी सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में आप इंडियन मार्केट कहाँ तक जाता हुआ देख पा रहे हैं? ये एक टेम्पररी शॉक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इंडिया विल रिकवर। अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद इंडियन मार्केट में ही क्या हो गया है? हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? जो वॉर हुआ है इससे इम्पैक्ट जरूर पड़ा हमको। एक्चुअली एक तरह से जियोपॉलिटिकल शॉक है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। ऐसे मौके में जब अनसर्टेनिटी रहती है, मार्केट करेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। ज़्यादातर इंडियंस शॉपिंग करते हैं सेल के टाइम में, तो अभी मौजूदा मार्केट के हाल को अगर मैं समझना चाहूँ, क्या आपको लग रहा है कि अभी सेल लगी हुई है मार्केट में? ये सेल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि जो वॉर का इम्पैक्ट है थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट करेगा। मान लीजिए कि इंडियन के आउटलुक मार्केट में एक कोहरा छाया हुआ है, तो आप मार्केट धीरे धीरे चलेगी और जैसे जैसे ये कोहरा छटेगा फिर मार्केट तेज भागेगी। राम राजन की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि समथिंग इज ऑफ, कुछ तो दाल में काला है। ऐसी कुछ दाल में काला वाली बात आपको समझ आ रही है? अग्रेसिव इन्वेस्टर भी अगर है तो आप मैक्सिमम कितना बोलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए? मेरा एलोकेशन स्मॉल कैप में कभी भी 30% के ऊपर नहीं है। आपका ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर? आप स्मॉल कैप में तभी निवेश करिए जब आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल उस वोलेटिलिटी को झेलने के काबिल है। अगर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो मुझे अगर दिखाई देना शुरू हो जाएं तो मुझे एग्जिट भी कर लेना चाहिए? ये दो बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। आपको चाहे बैलेंस शीट कितना भी अच्छा लगे, मेरा एडवाइस रहेगा आप पहले दूर भागिए इससे। गोल्ड ETF से पैसा बहुत ज़्यादा निकाला गया है। अगर जिन्होंने निकाला है उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। ETFs में क्या पैसा डालें? गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड सिल्वर रेशो गोज अप, देन पीपल स्टार्ट एलोकेटिंग मनी इन सिल्वर। अभी गोल्ड सिल्वर रेशो नीचे आएगा, तो पहले गोल्ड ऊपर जाएगा, उसके बाद सिल्वर जाएगा। मुझे आपका पोर्टफोलियो आप बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं? मुश्किल से 10 स्टॉक नहीं है। मैक्सिमम अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखने हो तो वो कितने स्टॉक रख सकता है? तो 15 से 20 स्टॉक इज अ गुड नंबर टू हैव। उसके बियॉन्ड ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप गोल्डन रूल 2026 में कमाई का मेरे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? इक्विटी मार्केट में अगर निवेश करना है, उतार चढ़ाव को, वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। हेलो एंड वेलकम, पैसा बोलता है विद SKT। आप देख रहे हैं SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। लोग ये कहते हैं कि पैसा स्मॉल कैप में ही बनता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है स्मॉल कैप में। आप में से ज्यादातर लोगों का विश्वास भी अब डगमगाने लगा होगा स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि बचा हुआ जो साल है उसमें या आगे स्मॉल कैप मिड कैप आपको पैसा क्या देने वाला है? ये सारी बातें समझने के लिए मेरे साथ आज हैं फाउंडर एंड CEO फिनकार्ट तनवीर आलम सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, स्वागत। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट इतना हाई है, हम ये देख रहे हैं कि इतने युद्ध के बाद और इतने डेट में फंसे होने के बाद अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद इंडियन मार्केट में ही क्या हो गया है? हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? देखिए, एक्चुअली जो US मार्केट है एंड वो US मार्केट बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है AI में। अगर आप वो S&P को थोड़ा डिकोड करेंगी तो मेजॉरिटी अर्निंग्स और जो ग्रोथ आ रही है वो टॉप के टेक कंपनीज़ की वजह से आ रही हैं, और क्योंकि उसमें बहुत हाई अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल है और वो हेविली AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी वजह से वो पूरा ओवरऑल इंडेक्स जो है आपके वाले खिंच जा रहा है, रिटर्न दिखा रहा है। बट अगर उसको आप स्ट्रिप ऑफ करेंगी, ओवरऑल US की जो बात की कंपनियां हैं उसमें अर्निंग ग्रोथ इतनी नहीं है, इसी वजह से US बढ़ रहा है डिस्पाइट वॉर। अब इंडिया में चैलेंज ये है कि इंडिया एज अ कंट्री क्या है कि हमारा फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये जो वॉर हुआ है इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा हमको, लेकिन ये एक्चुअली एक तरह से जियोपॉलिटिकल शॉक है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट है, इसमें डिमांड सप्लाई प्ले करता है।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भाग जाएगा ऊपर, लेकिन अगर पैसा निकलता है तो स्टॉक मार्केट करेक्ट करते हैं। तो इंडिया से एफआईएस का पैसा काफ़ी निकला है, ओके, तो इस वजह से स्टॉक में करेक्शन आया है। दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था तो इसलिए एफआई भी और भी निकले हैं। तो इसी वजह से एक्चुअली एफआई का पैसा इंडिया से बाहर गया है, तो जो एलोकेशन आना था वो नहीं आया है, इसीलिए इंडिया टेम्पररी बेसिस में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट रीज़न है। बट अगर आप फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव सोच रहे हैं, ये एक टेम्पररी जो एक्सटर्नल शॉक है। नाउ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ईरान यूएस वॉर की वजह से इंडिया में इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि मान लीजिए हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ से 6.7 और 7 के बीच में ग्रो करेगा, अब वो हो सकता है 5.9 और 6.4 के बीच में ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया फिर भी पॉजिटिवली ग्रो करेगा। और अर्निंग जीडीपी ग्रोथ के परस्पेक्टिव से इंडिया अभी भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, सो ऐसे मौके में जब अनसर्टिनिटी रहती है, मार्केट करेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। आप मान लीजिए, आप हम दिल्ली में कोहरा विंटर में बहुत होता है। जब बहुत कोहरा होता है तो आप क्या करते हैं, गाड़ी स्लो चलाते हैं। तो मान लीजिए कि इंडियन के आउटलुक मार्केट में एक कोहरा छाया हुआ है, तो आप मार्केट धीरे धीरे चलेगी, और जैसे जैसे ये कोहरा छटेगा और फिर मार्केट तेज़ भागेगी। लेकिन जब वो आप उस वेट करेंगे कोहरा छट जाए तब मैं निवेश करूँगा, तो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा निवेश करने का। तो आई थिंक ये निवेश करने का सही मौका है, लेकिन जल्दबाजी में ना करें, धीरे धीरे स्टैगर्ड करके ओवर अ पीरियड ऑफ 12 या 18 महीने में अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं ग्रेजुअली, आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा पोर्टफोलियो और एक वेल्थ क्रिएट करेंगे। कोहरे में एक्सीडेंट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अगर ये कोहरे का टाइम है और मैं इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखूं तो मेरे पोर्टफोलियो का एक्सीडेंट हो जाए? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली या कोई एक चेज करेंगे रिटर्न अग्रेसिवली, ओके, तब तो एक्सीडेंट हो गई। आपको बहुत सोच समझदारी से, अब जैसे मान लें आप कह रहे स्मॉल कैप में पैसा बनता है, स्मॉल कैप में देखिए एक टाइम था 20 से 24 तक, वो आप हर तरह के स्मॉल कैप कंपनी चल गई। तो वो क्या होता है, एक फेज़ होता है जहाँ पर एक्सेस मनी अगर चेज करता है तो आपको गधे घोड़े सब चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक फेज़ आता है करेक्शन का, कंसोलिडेशन का आता है। हाँ। तो ये फेज़ है जहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी कंपनी ही स्मॉल कैप की चलेगी, सब नहीं चलेंगे, एज अ सेक्टर नहीं चलेगा। ओके। तो आपको उस अच्छे कंपनी में बेट करना पड़ेगा जहाँ पर वो स्टॉक्स चलेंगी। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट विल क्रिएट वेल्थ। लेकिन आपने अगर ये सोच के निवेश कर दे कि ये चीप स्टॉक है, मुझे खरीदना है, तो आपको एक्सीडेंट बिल्कुल होंगे। तो अब अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कैसे हम सेलेक्ट करें उन स्मॉल कैप्स को, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है हर व्यूअर की परेशानी होगी कि अच्छे स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी और उन्हें हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाए ये पॉसिबल होता नहीं है। तो फिर ऐसे में नज़र जाती है मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। फिर एक जुमला हम बड़ा सुनते हैं कि आज का लार्ज कैप कभी तो स्मॉल कैप था ही, बिल्कुल। तो आप आज ही फिर स्मॉल कैप में पैसा लगाएं। तो मैं अब अगर ये समझना चाहूँ कि मैं कैसे सेलेक्ट करूँ स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसका फंडा क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजी है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि ये लार्ज कैप बनने वाला है। इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ओके। आपसे बहुत लोग नहीं कहेंगे कि मैं माहिर हूँ और मैं बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, सब वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली बहुत मुश्किल से ही आपको स्मॉल कैप आइडेंटिफाई होता है। बेसिकली क्या आपको देखना रहता है, एक कंपनी जो भी स्मॉल कैप है कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रही है बहुत लार्ज है, देखिए, तो वो सॉल्व करके वो लार्ज बन सकती है, ठीक है। तो आई थिंक वो एक आपको एक नज़रिया है। सेकेंडली, अगर ये जो सॉल्व कर रही है तो ये वाकई इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, अच्छा पैसा बना रही है या नहीं। बहुत सी कंपनी प्रॉफिट बनाती हैं लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धंधे में पैसा बनना चाहिए, कैश फ्लो कैसा है। फिर उसके बाद आता है कि भाई इन कंपनी में डेट कैसा है, लोन कितना है। देखिए, बहुत सी अधिक कंपनी जो आप नोटिस करेंगे 2 रीज़न से डूबती हैं। एक,
बहुत ज़्यादा डेट ले लिया हो। दूसरा, अगर उसकी गवर्नेंस खराब है, उसका प्रमोटर चोर है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप ये अर्निंग्स किस मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आते हैं भाई, ये प्रमोटर्स जो है, इसका कितना स्किन इन द गेम है, कितना स्टेक है। अगर उसका खुद का स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कभी भी ख़त्म हो सकता है। दूसरा, उसने कितना लोन लीवरेज लिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा लोन, कभी कभी क्या होता है, जब डाउन टाइम में कंपनी जाती है तो आपका इंटरेस्ट बर्डन इतना बढ़ जाता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये बहुत। एंड लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसकी गवर्नेंस ठीक है या नहीं। और उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं, अचानक से ऑडिटर चेंज हो रहा है, ये सब ट्रैक कर सकते हैं कि भाई बहुत से इन्फॉर्मेशन है, या उस पर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे जबकि जहाँ पर लगेगा कि ये प्रोमोटर अपना पैसा इधर उधर कर रहा है। तो ये अगर इंटेंशन प्रोमोटर का ख़राब है, आपको चाहे कितना भी फाइनेंशियल अच्छा दिखे, आप उससे दूर रहिए, वरना वो राजेश एक्सपोर्ट्स जैसा कंपनी होगा। आपका ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर? देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना वो आपका कहते हैं ना, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करेंगे। वो पेशेंस कैसे टेस्ट करेंगे कि वो बहुत वॉलेटाइल होगा, तो और वो वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। तो आप स्मॉल कैप में तभी निवेश करिए जब आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल उस वॉलेटिलिटी को झेलने के काबिल हो। अब देखा दिखाए आप मत करिए। देखिए, वेल्थ ना आप नॉर्मल तरीके से भी बिल्ड कर सकते हैं, और आपके पास में अगर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, और आपके पास वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या रिसर्च नहीं है, तो आप खुद ये जोखिम नहीं उठा के आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करिए। आप पैसा वहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड है जहाँ आज के NAV 1000 रुपये के ऊपर हो गया, इसका मतलब वो 100 गुना हो गया। पेशेंट कैपिटल चाहिए आपको इस बिज़नेस में, और वो पेशेंट से वेल्थ बनेगा। तो आप स्मॉल कैप वाले जो फंड्स हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं और वहां से भी आप पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। असल फंडा ये है, अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में मुझे अब ये बताइए, क्योंकि ये तो आपने बताया कि पेशेंस लेवल आपका वो टेस्ट करेगा, और वो हमने देखा भी सर, क्योंकि हमने 2025 में देखा कि बहुत से स्मॉल कैप तो 20% क्या 30%, इवन 40% तक टूटे हैं। तो अब आगे के लिए भी क्या ये ऐसे ही टूटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या फ्यूचर ब्राइट लग रहा है इनका? नहीं, देखिए, ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मार्केट कहाँ और किस तरह टूटेगा। अब इस देखिए, स्मॉल कैप में भी बहुत से स्टॉक्स होंगे जो करेक्ट किए हैं, बहुत से कोई बड़ा है, ठीक है। सो इट्स अब ये मार्केट जब पैसे सप्लाई लिमिट हो जाता है ना, तब क्वालिटी इज़ द बिजनेस दैट विल ग्रो। क्वालिटी बिजनेस ग्रो करेगा। क्वालिटी बिजनेस है, इसकी अर्निंग ग्रोथ इंटैक्ट है या नहीं, आने वाले 3 या 5 साल में क्या ये 3 गुना ग्रो कर सकता है। तो ये सब आंसर करने पड़ेंगे आपको, ना कि ये भाई ये कंपनी कितना टूटेगा कितना, बल्कि अगर अच्छी कंपनी करेक्ट हुई है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्ट करने की, करेक्ट। सो आई थिंक आपको यहाँ अर्निंग ग्रोथ देखना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत से क्वालिटी कंपनीज़ हैं जिसकी अर्निंग ग्रोथ इंटैक्ट रहेंगी। तो अगर वो लगता है कि 15% के 12-15% ग्रो करेंगी, तो आई थिंक वैसे कंपनी में आप निवेश करिए, पेशेंटली वेट करिए, लेट अलाउ टाइम टू मल्टीप्लाई। लेकिन ऐसे कंपनीज आपको सेलेक्टिव मिलेंगे। लेकिन जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है कि अगर एक कंपनी क्वालिटी है तो उसकी नज़र सब पे है। हो सकता है आपको वैल्यूएशन ना मिले, तो पेशेंटली आप धीरे धीरे उसमें, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हैं, आप इसमें भी आप SIP के ज़रिए थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए, ताकि ऊपर नीचे जब प्राइस हो तो आपको उसका एडवांटेज मिले, और आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो आप ये डिसाइड करिए कि ये 10-15 कंपनीज़ हैं जहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है, और ये कंपनी अच्छी कंपनी है, मैं ये मानता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट ठीक है, इसके फंडामेंटल्स ठीक है, और ये लार्ज अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ये ग्रो करेगी। ऐसी कंपनी में मैं बना रहूँगा तो आने वाले 5, 10, 15 साल में आई विल क्रिएट सिग्निफिकेंट। अगर ये कन्विक्शन है आपका, तो बिल्कुल आप बनी रहिए, आप पैसा क्रिएट करेंगे।
जैसे हम देखते हैं सर कि ज़्यादातर इंडियंस शॉपिंग करते हैं सेल के टाइम में। तो अभी मौजूदा मार्केट के हाल को अगर मैं समझना चाहूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी सेल लगी हुई है मार्केट में? क्या ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं या मैं फंड्स की भी अगर बात करूँ, तो वो क्या बहुत अच्छे प्राइस पे हमें इस समय मिल रहे हैं? सेल वाला टाइम हम मान सकते हैं मार्केट के लिए? देखिए, लार्ज कैप के लिए तो सडनली वो सेल वाला टाइम था। मिड एंड स्मॉल के लिए स्पेशली थोड़ा-सा अभी वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड है। ओके। अब नाउ आपको इमीडिएटली अब पूरा अपफ्रंट मिड एंड स्मॉल कैप में अग्रेसिवली नहीं इन्वेस्ट करना है। आप थोड़ा वेट करिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्यों देखिए ये जो इम्पैक्ट होने वाला है, आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब लेकिन वॉर फरवरी एंड से स्टार्ट हुआ है। हाँ। इसका इम्पैक्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद दिखेगा, जून क्वार्टर के बाद। तो आप उस रिजल्ट को वेट करिए किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये मॉनसून जो आने वाला है, ये मॉनसून किस हद तक प्ले करेगा उसको भी देखना है। अगर मॉनसून नॉर्मल से ख़राब रहा तो आप ये सोचिए कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है। इंडिया की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन एग्री पे डिपेंडेंट है। हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन एज अ पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन एग्री पे डिपेंडेंट है। अगर एग्री इनकम कम होगा तो उनकी कंजम्पशन कम होगी। ये जो फार्मर्स होते हैं, इनके पूरी एनुअल जो एक्सपेंडिचर है उस मॉनसून पे डिपेंड होती है कि भाई अगर मॉनसून अच्छा हुआ, मेरी हार्वेस्टिंग अच्छी हुई, तो मैं बच्चे की शादी करूँगा या घर मरम्मत कराऊँगा या मैं एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर खरीदूँगा। इसके सारे कंजम्पशन उससे रिलेटेड है। तो मॉनसून इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो थोड़ा सबड्यूड रहा तो हो सकता है रिटेल कंजम्पशन डाउन हो। तो आने वाले समय में आपको ट्रैक करना है कि ये आने वाले 1-2 क्वार्टर में कैसे अर्निंग्स है। आप आराम से सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। देखिए, ये सेल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो वॉर का इम्पैक्ट है थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट करेगा। तो आपको 1-2 क्वार्टर मौका मिलेगा, लेकिन आप पूरी तरह अगर इससे बाहर रहेंगे तो भी आप अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा न्यूज़ आया कि सीज़ फायर का मार्केट अचानक से बढ़ गया। तो ये एक और दिक्कत है। 1-2 अच्छे न्यूज़ आएंगे ना, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उसका एसआईपी बुक। करीब 30-32 हज़ार करोड़ की एसआईपी बुक है, जो हमेशा मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट होने के लिए आ रही है पब्लिक से। जैसे एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, ये फंड मैनेजर सारे इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको मौका नहीं देगा। अगर पॉजिटिव जब वो कोहरा छटेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। वो कोहरा छटने से पहले आपको पोजीशन बनाना है। पोजीशन बनाने के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि रघुराम राजन की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि समथिंग इज ऑफ, कुछ तो दाल में काला है। उनका ये कहना है कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या वजह है कि वो नई फैक्ट्रियां लगाने से घबरा रहे हैं या वो पैसा नहीं लगा रहे हैं? ऑल्दो रघुराम राजन सर हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, पर स्टिल इस बार जो उनकी चीज़ें हैं उनमें कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है। क्या मार्केट को लेके या हमारी इकोनॉमी को लेके ऐसी कुछ दाल में काला वाली बात आपको समझ आ रही है? देखिए, कुछ दाल में काला तो नहीं कहूँगा, ये फैक्टर्स हैं। देखिए, आप मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो लोग नए फैक्ट्रीज कब लगाते हैं? जब आपका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 70, 75, 80% के ऊपर जाता है, तब लगता है कि भाई मेरी कैपेसिटी अब ऊपर जा रही है यूटिलाइजेशन। मान लीजिए मेरे पास ये 1 लाख माइक बनाने का फैक्ट्री है। अब मैं अगर मंथ ऑन मंथ अगर 80,000 ये माइक बना रहा हूँ या 50,000 माइक बना रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि यार नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर सर्व नहीं कर पाऊंगा, मैं एक और नया फैक्ट्री डालता हूँ। तब अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 70-75 के बीच पे है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। अब लेकिन अगर ऐसे मौके आते हैं, क्या इंडिया उस पोजीशन में है? बिल्कुल। आप 2010 और 13 का अगर डेटा देखेंगे ना, उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ओवर लेवरेज थे। ठीक है। डेट इक्विटी बहुत हाई था, इसी वजह से कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर गई। आज के दिन में कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। लीवरेज जो है कॉर्पोरेट बैलेंस की 0.7 के आसपास है। एनपीए लेवल बैंक में कम है। तो मेरे हिसाब से दाल में काले वाले बात नहीं है।
बट लेकिन कुछ और जो इंडिकेटर्स हैं जो वरीसम हो सकते हैं इज द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ. Those data, those pay are point where you can have to worry about that. लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरली इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया स्ट्रक्चरली जो बहुत बेटर सिचुएशन में जो आई थिंक 2010 और 13 में थे हम लोग. मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत दाल में कुछ काला है. बट क्या ये स्लो डाउन आ सकती है? यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बट लेकिन स्ट्रक्चरली क्या हम रिवर्स गियर में जाएंगे या जीडीपी डिग्रो करेगा? मेरा आंसर तो नहीं है. आई थिंक स्ट्रक्चरली हम ग्रो करेंगे यहाँ से. आपने मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप क्या देख के खरीदना है या कंपनी सिलेक्शन कैसे हो वो तो बता दिया. अब आप मुझे रेड फ्लैग्स बताइए. अगर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो मुझे अगर दिखाई देना शुरू हो जाएं तो मुझे एग्जिट भी कर लेना चाहिए? बिल्कुल. अगर देखिए, अगर जब डाउन टाइम आता है तो कंपनीज की आप देखिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है, इसके टॉप लाइन कम हो रहे ज़्यादा हो रहे हैं, इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है. और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहा है. ठीक है. दूसरा है कि इसकी अपने स्टॉक को प्लेज कर रहा है. ये रेड फ्लैग. इसके ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है. जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आता है. आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इसमें कितना ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी. तो अगर ये सब जो है ना रेड फ्लैग्स है, ये सब ये दिखाती है कि कंपनी जो है गवर्नेंस फॉलो नहीं कर रही है. गवर्नेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम है एक्सेस लोन. ये दो बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं. अगर ये है, आपको चाहे बैलेंस शीट कितना भी अच्छा लगे, मेरा एडवाइस रहेगा आप पहले दूर भागिए इससे. चांसेस है वो प्रोमोटर आपको चीट जरूर करेगा. ओके. अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आगे की स्ट्रैटेजी बनानी हो किसी नए इन्वेस्टर को जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो मौजूदा स्थिति देखते हुए मैं अगर कहूँ कि 1 लाख रुपए किसी के पास है और उसको निवेश करना है, तो आप कैसे फंड सेलेक्ट करने को उसे कहेंगे? देखिए, अगर नया इन्वेस्टर है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि भाई उनको अपने रिस्क एपेटाइट ढूंढिए. देखिए, हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग होता है. कोई बहुत कंजर्वेटिव होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई रहती है. अब क्योंकि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँ, क्योंकि मैं इतने साल मार्केट में हूँ, 30 साल हो गया मुझे, तो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली है. बिकॉज मैंने मार्केट का उतार चढ़ाव आज से 95 से देखा हुआ है कि 95, 99, 2000 देखा है, 2003 का लो बॉटम देखा है, फिर 2007-8 का पीक देखा है, 2008 सब प्राइम क्राइसिस है, फिर उसके बाद 2010 से 2013 जो मार्केट से ख़राब किया है, उसके बाद है. आई थिंक ये सब देखने के बाद ना आपको लगता है कि हाँ, मार्केट किस हिसाब से वर्क करती है और कैसे रिटर्न बनेगा. तो आप थोड़ा सा पेशेंट हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो कि यू डोंट रिएक्ट टू मार्केट. और मार्केट में आप रिएक्ट नहीं करेंगे ना तो आप पैसा बना लेंगे. मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट डिस्ट्रॉय कभी नहीं करता पैसा, ह्यूमन बिहेवियर डिस्ट्रॉय करता है. क्योंकि आप गलत टाइम में या तो इन्वेस्ट करते हो पीक में, जब लगता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की लगता है कि भाई सब पैसा बना रहे, मैं ही नहीं बना रहा हूँ, तो अधिकतर लोग पीक में इन्वेस्ट करते हैं. और एग्जैक्टली ऑपोजिट नीचे में, जब मार्केट लगता है कि भाई नीचे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार तो डूम्सडे आ रहा है, सब स्टॉक गिर रहा है, फिर लिख लो, जो भी बचा बचा लो. आई थिंक दिस बिहेवियर क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम. नाउ कमिंग बैक टू एसेट एलोकेशन. देखिए, अगर आप रिस्क टेकिंग मान लो मीडियम भी है, तो आपका कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ना पहले लार्ज कैप से बनना चाहिए. आपको पैसे में स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है. उसके बाद आप मिड एंड स्मॉल कैप में टैक्टिकली एलोकेट करिए. द रीज़न है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में, ये मैं सिर्फ इक्विटी की बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल डेट एसेट एलोकेशन डेट गोल्ड नहीं बता रहा हूँ, इक्विटी की बता रहा हूँ. आप ओवरऑल एसेट एलोकेशन बिल्कुल करिए, क्योंकि डेट, इक्विटी एंड गोल्ड डाल के आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा है. और वो आपके ब्रेन का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ले लेता है. उसको मैं आपको फ्रेमवर्क में, आई विल कम बैक टू लेटर ऑन. ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है वो. बिकॉज वाई SIP इज सक्सेसफुल इन इंडिया, आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो. कमिंग टू दिस, तो आप लार्ज कैप का पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए रहेगी, कुड बी 50-60 अगर आपके रिस्क प्रोफाइल है. मिड कैप आप 30 सकते हैं, स्मॉल कैप 20% रख सकते हैं. तो एक अच्छा स्ट्रक्चर हो गया, तो आपको लगेगा कि ये विल गिव यू अ गुड रिटर्न ऑल्सो ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड, एंड विल नॉट
कीप द वोलेटिलिटी इन चेक। अधिक तो लोग ना वोलेटिलिटी से घबरा के एग्जिट करते हैं गलत टाइम में, आई थिंक वो चेक में रखेगा। तो दिस शुड बी अ गुड फ्रेमवर्क फॉर योर इक्विटी पोर्टफोलियो। ऑलराइट। और आप अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव वाले बंदे हैं तो भाई आप एक काम कर सकते हैं कि लार्ज कैप में कम कर लिया, मिड कैप में थोड़ा रख लिया, स्मॉल कैप के अलावा भी आप माइक्रो कैप कम कर सकते हैं। भाई बहुत छोटी कंपनी है, आई हैव फाउंड सम अपॉर्चुनिटी थ्रू नोन, जान पहचान के जरिए। कुछ लोग अनलिस्टेड इक्विटी में कर रहे हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पोर्टफोलियो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अनलिस्टेड कंपनी है, बट लेकिन ये तो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, तो अपॉर्चुनिटी उसमें बन सकता है। इसी तरह आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर भी अगर है तो आप मैक्सिमम कितना बोलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए? अगर मान लो मैं अपने आप को अग्रेसिव समझता हूँ, मेरा एलोकेशन स्मॉल कैप में कभी भी 30% के ऊपर नहीं गया। मैं कहता हूँ अगर आप बहुत भी अग्रेसिव हो ना, 25 से 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए स्मॉल कैप में। ओके। देखिए वोलेटिलिटी सिर्फ ऊपर नीचे नहीं है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप जितने भी समझदार हो, गलती इंसान से होती है, एंड फंड मैनेजर ही भी गलती करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया, आप लेकिन किसी कंपनी का इंटेंट रीड नहीं कर पाएंगे। और इंटेंट आपने बाय किया, इंटेंट ठीक है, बीच में उसका इंटेंट खराब हो गया क्योंकि उसको लगा कि वो बिजनेस अब ग्रो नहीं कर पाएगा, उस पेज से खराब हो सकता है, तो अब वो उसको लगता है कि मैं इतना पैसा बना सकता हूँ, बना लूँ। तो अगर उसकी इंटेंट बीच में भी चेंज होगी, आप कैसे स्पॉट करेंगे? हाँ। ठीक है ना। तो इसी वजह से आपकी जो एलोकेशन है आइडियली 25% होना चाहिए। बहुत अग्रेसिव है आप कि भाई आप मैवरिक है तो 40% हो, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए स्मॉल कैप में। तो एक जो सबसे पहले आपने आइडियल सिचुएशन बताई थी वो 50% आपका था लार्ज कैप, 30% था मिड कैप और 20% आपने कहा था स्मॉल कैप। बहुत ज़्यादा आप अगर आपको लगता है आप बहुत अग्रेसिव तरीके से भी कर सकते हैं तो स्मॉल कैप में तब भी 40% से ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। अब मैं अगर गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर आऊँ, क्योंकि आपने अभी मुझे बोला कि आप पूरा वो एसेट एलोकेशन भी बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड और सिप ज़्यादा मैं कह सकती हूँ सक्सेसफुल है, तो आप पहले मुझे वो समझाइए। देखिए ह्यूमन ब्रेन ना इंसान का 2% बॉडी वेट यूज का है, और लेकिन 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है क्योंकि उसको पूरा बॉडी रन करना पड़ता है। तो ह्यूमन ब्रेन इज लेजी बाय नेचर, और ह्यूमन ब्रेन जो डिसाइड करता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग पावर, इसको डिसीजन फटीग कहते हैं। वो ब्रेन डज नॉट लाइक टू डिसाइड एवरी टाइम। आपसे अगर रोज आपसे घर में पूछेगा ना क्या खाना बनेगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। करेक्ट, राइट। दिस इज एवरीडे हाउसहोल्ड प्रॉब्लम, हाँ। बिकॉज ब्रेन डज नॉट लाइक टू डिसाइड, उसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अब नाउ SIP क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक वे में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, वेयर ब्रेन इज नॉट डिसाइडिंग। ब्रेन डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसको मंथली SIP करना है। और ये हैबिट जब फॉर्म होता है, देयर इज अ पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, हैबिट वहाँ फॉर्म होता है। एंड जब एक 30 से 40 बार एक एक्टिविटी करते हैं तो यू बिकम फेमिलियर विद दिस हैबिट। अगर वो 50 से 60 से 40 से 80 बार करेंगे आप ना, तो वो आप इट बिकम कम्स नेचुरली टू यू। कोई भी स्किल, आप पॉडकास्ट विल कम वेरी नेचुरली टू यू, इट बिकम योर आइडेंटिटी। एनी टाइम यू डू 100, इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। सो व्हेन इट बिकम्स योर आइडेंटिटी, आपको रात को उठा के भी कोई बोलेगा ना पॉडकास्ट करने, you'll fire the question like a expert, right? Right. तो ये है, that is how habits gets formed in your basal ganglia. So that is why SIP has become very successful way of investing in India, because it takes away the decision making ability. Brain doesn't have to decide. So अभी जो मैं आपको asset allocation की framework बताऊंगा, if you follow that, ये इससे अच्छा वे नहीं है पैसा मैनेज करने का, because it takes away your power of decision, और you work the asset allocation based on maths. तो सबसे बड़ा रूट कॉज ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन इज नॉट मार्केट फॉल। देखिए मार्केट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड तो ग्रो ही करता रहा है। हाँ। 100 से सेंसेक्स स्टार्ट किया, 85-86 गया, नीचे आया, वापस जा रहा ऊपर, राइट, और ऊपर जाएगा ये। हाँ। लेकिन लोग ने इतना वेल्थ क्रिएट किया? द आंसर इज नो,
क्योंकि बिहेवियरल मिस्टेक करते हैं। तो ये जो एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आपको वो बिहेवियर मिस्टेक करने से अवॉइड करेगा ना। हर इंसान का अपना एक रिस्क एबिलिटी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव। हाँ। मान लीजिए मैं एक अग्रेसिव बंदे के लिए डिसाइड कर रहा हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि 65 से 60-70% सपोज उसकी इक्विटी होना चाहिए, ओके। 20% वो डेट रखे, 10% गोल्ड रखा, 70-20-10 सिंप्लिसिटी से के लिए। नाउ आपने इन्वेस्ट किया इस मार्केट में। नाउ 1 साल के बाद मार्केट सपोज अज्यूम कि डेट और गोल्ड वही है, सिर्फ इक्विटी मार्केट 20% बढ़ गया, तो 70 का 20% 14 होता है, तो आपका इक्विटी हो गया 84 रुपया, हाँ। 20 रुपया और 10 रुपया, तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई आपकी 114 रुपये हो गया, राइट। तो आपको अब एसेट एलोकेशन वापस 70-20-10 रेशियो में करना है, तो आप कंपल्सरी वो इक्विटी से प्रॉफिट बुक करेंगे। नाउ इमेजिन पीक मार्केट में जनरली लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, निवेश करते हैं। हाँ। तो लेकिन आपका ये फ्रेमवर्क बता रहा है आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप कंपल्सरी प्रॉफिट बुक करके डेट में आ जाएंगे। और हिस्ट्री देखा गया, जब मार्केट ओवर पीक हो जाता है एक टाइम जो चलेगा फिर वो करेक्ट रहता है, रिवर्सल टू मील कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेल्थ आपने क्रिएट किया, आपने लॉक कर दिया, वो डाउनफॉल से बच गया। अब उल्टा देखते हैं और सेम 70-20-10 रेशियो लेते हैं, मार्केट आपका 10% या 20% करेक्ट कर गया, सेम इक्वेशन। तो आपका जो 100 रुपये का पोर्टफोलियो 80 हो गया, 86 हो गया, 14 रुपये कम हो गया। हाँ। अब उसमें इक्विटी क्या हो गया, 70 का आपका अराउंड 56 हो गया, हाँ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज करना, आप डेट या गोल्ड से पैसा डाल देंगे। नीचे मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन ये फ्रेमवर्क आपको फोर्स करेगा इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। सो बिहेवियरली जो वॉरेन बफे और गुरु कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी, ये प्रिंसिपल आप ऑटोमेटिकली उस पर लागू कर रहे हैं। तो यू हैव टेकन द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपने एक फ्रेमवर्क को, मेंटल मॉडल को हीरो बना दिया। वाओ। ये मेंटल मॉडल आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। वाओ। लेकिन अब मेरा इसमें काउंटर ये है कि ये मैं कितने दिन में चेक करती रहूं, क्या मुझे क्वार्टरली करना है, क्या मुझे 6 महीने पे करना है, ईयरली करना है। क्योंकि जब मार्केट डाउन हो रहा है, लेट्स से 80 रुपीज़ मेरा इक्विटी में है और वो कम होके 60 हो गया, 66 रह गया, तो अभी तो मार्केट और डाउन हो सकता है या वापस से ऊपर जा सकता है, तो मैं कब उसको रिव्यू करती रहूं पोर्टफोलियो को? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू तो आप रेगुलरली करिए कि क्वार्टर में, लेकिन बहुत कम समय देखा कि इतना लार्ज मूवमेंट हर क्वार्टर में दिखेगा आपको। तो आप क्वार्टर में देखते रहिए, लेकिन रीबैलेंस एनुअली करिए, क्योंकि उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी आएगा। अगर एनुअल में करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, हाँ। ठीक है। और उसको भी आप बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। किसी में एक में प्रॉफिट बुक करेंगे, एक में अगर लॉस बुक करेंगे आप, क्योंकि ये इन्वर्सली कोरिलेटेड एसेट क्लास है। हाँ। लॉस बुक करेंगे तो उसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो एक में प्रॉफिट किया आपने, दूसरे में आपने लॉस बुक किया, तो आपके कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाएगा। सो आप एनुअली अगर रीबैलेंस करेंगे तो ये टैक्स एफिशिएंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टैक्स आपको देना भी ना पड़े। लेकिन आप व्यू तो रेगुलरली करिए, क्वार्टरली, सी ऑन ट्रैक एंड रीबैलेंस एनुअली करिए। बट ये बहुत शानदार आपने मुझे बताया। मुझे लगता है व्यूवर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे सर कह रहे हैं कि ना तो टॉप पे कोई बेच पाता है और ना बॉटम पे कोई ख़रीद पाता है, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क आपने बताया है, इसमें हम टॉप पे बेच भी पाएंगे और बॉटम पे हम ख़रीद भी पाएंगे। अब लेकिन एक और काउंटर है, वो ये है कि हाल फिलहाल में हमने ऐसा देखा, पहले क्या होता था, जब मार्केट डाउन जाता था गोल्ड एंड सिल्वर अप होता था, जब गोल्ड एंड सिल्वर डाउन जाता था हम देखते थे मार्केट अप जा रहा है, मतलब ऑपोजिट दोनों काम कर रहे होते थे। अभी हमने देखा जनवरी 2026 तक की मार्केट भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। अभी उसके बाद क्या है, मार्केट भी नीचे आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर भी नीचे आ रहा है। तो किधर से बेचें, किधर को डालें? दोनों ही नीचे जा रहे हैं या दोनों ही ऊपर जा रहे हैं? गोल्ड नीचे जो गया है, इसका एक आपको रीज़न बताता हूँ, पहले आपको समझ जी। ये एक कभी कभी ना आउटलायर सिचुएशन आएगा लाइफ में। हर टाइम एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड ग्रे, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे आल्सो, ओके। ब्लैक एंड ग्रे वाइट नहीं होता है। हाँ। अब देखिए, जब ये सिचुएशन हुआ है वॉर का, एंड जो ऑयल के सप्लाई शॉक, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए, सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, गवर्नमेंट अब क्या करने लगी,
वो ये एवेन्यू ढूंढने लगी कि भैया मुझे अगर मेरा ऑयल का बिल बढ़ेगा तो मुझे इसको फंड कहाँ से करना है। हिस्टोरिकली लास्ट 1-2 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया गोल्ड ने। हम्म, तो टर्की ने बहुत बड़े पैमाने में गोल्ड बेचा है सेंट्रल बैंकर ने। तो एक्सेस जब लोग गोल्ड सेल करेंगे इसलिए करेक्ट हुआ है। गोल्ड एज एन एसेट क्लास वीक नहीं था ना। दूसरी बात ये, अब मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा सेफ हेवन था इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नाउ जब मिडल ईस्ट स्पेशली यूएई एंड ऑल जब इम्पैक्ट हुआ इस वॉर के लिए, डायरेक्ट हिट हुआ, लोग वहाँ से डर गए, लोग भागने लगे। और जिनका जो गोल्ड एलोकेशन था वो गोल्ड थोड़ी ना खरीद लेके भागेंगे, वो गोल्ड को मॉनेटाइज मनी कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो गोल्ड सेल वहाँ भी हुआ है काफ़ी, ठीक है। तीसरा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था गोल्ड के पढ़ने का रीज़न था, वो सेंट्रल बैंकर अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे कि चाइना, रशिया और जितनी कंट्रीज़ हैं गोल्ड बाय कर थी, स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि जब यूएस ने सैंक्शन लगाया रशिया यूक्रेन वॉर के रशिया के ऊपर, कहा कि मैं आपका डॉलर रिलीज़ नहीं करूँगा, तब सेंट्रल बैंकर अक्रॉस द वर्ल्ड घबरा गए। उनको डर लगने लगा कि भाई ये तो यूएस कभी भी इस तरह एक्ट कर सकता है। तो इन लोगों ने डॉलर में नहीं इन्वेस्ट करके गोल्ड में बाय करनी है सेंट्रल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स ने इस वॉर के चक्कर में जो गोल्ड में एलोकेशन जाना था उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब जो डिफर किया है, तो इस वजह से क्या हुआ, सप्लाई जो गोल्ड में बेचने की जो प्रेशर है ज़्यादा पड़ गया, परचेज वॉज नॉट देयर, तो इसलिए गोल्ड करेक्ट हुआ। तो देयर इज नॉट फंडामेंटली रॉन्ग विद द गोल्ड। गोल्ड अभी भी मेरे ख्याल से एज एन एसेट क्लास अच्छा करेगा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर कैन गो टू बिटवीन अबाउट $6,000 पर अन आउंस। आज 40 डॉलर आउंस पे है, तो आई थिंक दैट्स द अपसाइड। बट इंडिया को उतना एडवांटेज शायद नहीं मिलेगा बिकॉज इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया 15%। तो टेक्निकली आपका वो लॉस है। तो उस इंडियन जब इन्वेस्ट करे तो ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी अगर कुछ कहते हैं तो लोग उसको करते ज़रूर हैं। आप मोदी जी को पसंद करें या ना करें, पर उनकी बातों का प्रभाव होता है। एक शायद इसके पीछे रीज़न ये भी है कि मोदी जी ने आप कहते हैं ना कि आप 1 साल तक गोल्ड अगर संभव है तो ना खरीदें, और शायद हमने इसलिए ये देखा भी है सर, लास्ट मंथ का जो डेटा आया है कि गोल्ड ETF से पैसा बहुत ज़्यादा निकाला गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में क्या आगे लगाते रहना है, ETFs में क्या पैसा डालें, गोल्ड एंड सिल्वर? देखिए, अगर जिन्होंने निकाला है उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। बिकॉज आपको गवर्नमेंट ने 15% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया है। हाँ। आपने पहले इन्वेस्ट किया था तो आपको उसका एडवांटेज मिला था, आपने वो एडवांटेज खो दिया। देखिए, क्योंकि गोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। देखो, अभी ये सीज फायर हुआ है, ओके, अभी MOU चल वगैरह आ जाएगा। यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रही है, हम तो लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे। हाँ। तो ये वॉर खत्म तो पूरी तरह नहीं हुआ, देखिए चिंगारी तो अभी भी चल रही है। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ऐसे सिचुएशन रहेगा, गोल्ड शुड डू वेल। एंड इफ गोल्ड डज वेल, एंड इफ आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है गोल्ड का, प्लीज मत बेचिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ना बेचें गोल्ड, लेकिन क्या नया निवेश हमें जारी रखना है, ये एक सवाल। और फिर सिल्वर को लेके भी मैं आगे आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि क्या वो भी आउट परफॉर्म जैसा पहले कर रहा था, हमने देखा था गोल्ड को, वो क्या आगे जारी रखेगा। लेकिन पहली बात ये कि अभी निवेश जारी रखना है सोने में। देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको निवेश करने का सिर्फ देखिए डिसएडवांटेज है, 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा आपको। तो फ्रेश एलोकेशन बहुत सोच समझ के करें। अगर द अदर वे भाई, आप गिफ्ट सिटी के ज़रिए अगर आपको यहाँ का ऑप्शन मिलता है, आप इंडिया के बाहर निवेश कर सकते हैं US डॉलर में, तो आप गोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है। तो तब इंडिया पे प्रेशर भी नहीं आएगा और आप गोल्ड पे एक्सपोजर भी ले रहे हैं। देखिए, हमको एज एन इंडियन हमको क्या कि हमारा कंसिडर डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड वाज अ वेरी नेशनलिस्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड एज एन इंडियन आई वुड लाइक टू फॉलो। भाई, मुझे अपना इंडिया को बचाना है ना, तो मैं उनको फॉलो करूँगा। बट लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है सेम गोल्ड को इंडिया के बाहर खरीदने के लिए, आई विल पॉसिबली बाय। एक हो गया। दूसरा,
सिल्वर का आपको क्वेश्चन था। सिल्वर देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो होता है। हम्म, अगर गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो में क्या होता है, अगर गोल्ड अगर बढ़ता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो गोज अप, देन पीपल स्टार्ट एलोकेटेड मनी इन सिल्वर। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे आया हुआ है, तो पहले गोल्ड ऊपर जाएगा, उसके बाद सिल्वर जाएगा। क्योंकि जब गोल्ड सिल्वर रेशियो डिस्प्रोपोर्शनेटली ऊपर चले जाता है, तब लोग सोचते हैं अब गोल्ड पे स्कोप कम है, हम सिल्वर बाय करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी नीचे है, तो पहले गोल्ड को ऊपर जाना होगा बिफोर सिल्वर कैरीज। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें पहले गोल्ड को ऊपर जाना होगा, उसके बाद सिल्वर ऊपर जाएगा। करेक्ट। फाइन। तो मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर में जो निवेश करने वाले हैं उनको तो एक अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल गई है। अब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पोर्टफोलियो में बहुत से स्टॉक्स होते हैं। मुझे लगता है गिनना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो वो खुद कैसे गिनते हैं मैं नहीं जानती। मुझे आपका पोर्टफोलियो आप बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं? मेरे देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में मुश्किल से 10 स्टॉक नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छा है और ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा, मैं एज एन लेके लेगेसी भूल जाता हूँ मैंने एलोकेट माइंड में। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एंड ये हैबिट मेरी बहुत पुरानी है। मैंने स्टार्टेड माय करियर, जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरी शायद शादी भी नहीं हुई थी इस वक्त, एंड मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। म्यूचुअल फंड उसके बहुत बाद थोड़ा मोमेंटम गेन किया है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर 93 में आ गया था, मैंने इस इंडस्ट्री में 95 में स्टार्ट किया करियर अपना। तो पहले कुछ साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था और मेरा काम ही था बैलेंस शीट पढ़ना। तो मैं बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते एक बैलेंस शीट लगा कि यार स्टॉक्स बहुत अच्छा है और इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लेकिन स्टॉक का प्राइस कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत तेज़ी से वो धीरे, तो आपको एक फंडामेंटल रूल बताता हूँ, अच्छे स्टॉक्स में लेना। तो लोग क्या करते हैं, सपोज 50 लाख डालना है, वो 50 स्टॉक में 1-1 लाख रुपए डाल देते हैं। मेरा फिलॉसफी उल्टा है, अगर मुझे 50 लाख डालना है, मैं 10 या 5 स्टॉक डालूंगा, लेकिन हो सकता है पहले 5 स्टॉक में मैं हो सकता है 30 लाख 40 लाख डाल रहा हूँ। आई बिलीव इन साइजिंग द बेट। तो उस एक कंपनी में मैंने बहुत अच्छा बेट धीरे धीरे अक्यूमुलेट करा गया और उसको वो ग्रो करता गया। एंड आई थिंक आई इन्वेस्टेड फॉर व्हाट 5-6 ईयर्स इन दैट स्टॉक। और फिर उसकी मुझे पैसे की ज़रूरत थी, बिकॉज आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड माई 2 सिस्टर एंड वी वर ऑल सिमिलर एज, गिव और टेक फ्यू ईयर्स, एक दो। तो सबके इत्तेफाक से रिश्ते साथ पे आ गए, तो अब शादी के लिए वेट कौन करता है। हाँ। तो मैंने एक कंपनी का स्टॉक बेच के 3 शादी कराई, एंड वी डिड अ वेरी डिसेंट गुड मैरिज। ओके, नाइस। ठीक है। सो आइडिया इज नॉट कि आप नंबर ऑफ स्टॉक लें, आप कितने क्वालिटी स्टॉक में, हाँ। आप सोचिए इस बिजनेस के आप ओनर बनने जा रहे हैं, कितना ज़्यादा स्टेक ले सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई हो, प्ले अग्रेसिव बेट्स। और जितना ज़्यादा कंपनी आप ओन करते हैं ना, इसका मतलब है आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते। जैसे पीटर लिंच कहता है, नो द कंपनी यू ओन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू ओन दैट कंपनी। तो 10 स्टॉक सर के पास हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखने हो तो वो कितने स्टॉक रख सकता है? देखिए आइडियली दे, जैसे कहते हैं ना एफिशिएंट फ्रंटियर, वो 22 स्टॉक से बनता है। तो 15 से 20 स्टॉक इज़ अ गुड नंबर टू हैव। उसके बियॉन्ड ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप जब कंपनी ओन करते हैं ना, आपको उसके सारे इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है, प्रोमोटर्स क्या कर रहा है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या डील साइन हो रहे हैं, एवरी इन्फॉर्मेशन। एंड बट बहुत ज़्यादा कंपनी हो गए ना, तो आप, वही बात हो गई, आप कसिनो में गए हो, रूले टेबल में हो, आप हर नंबर में बैठ करके चाह रहे हो कि मैं गेम जीत जाऊँ, वो ऐसा नहीं होता। दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। यू हैव टू ओन क्वालिटी स्टॉक्स। क्वालिटी स्टॉक्स तो गिने चुने मिलेंगे आपको अच्छे। और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा उन स्टॉक से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 20% 24% रिटर्न, मेरा एक्सपेक्टेशन वैसा रहता नहीं है। लोग बताते भी तो ऐसे ही हैं सर, वो कहते हैं हम तो 30% से नीचे हमें मिलता ही नहीं है कभी, कोई कहता है 25% से कम नहीं मिलता। देखिए वो गलत कहते हैं। दरअसल आप वॉरेन बुफे से बेटर कौन इन्वेस्ट होगा। हाँ। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड 20-22% के ऊपर नहीं है, 18% है, वो 20%। देखिए नॉर्मल जो स्टॉक एक्सपेक्टेशन है ना, अगर इंडिया नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करेगा 12% से,
तो आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर अच्छा स्टॉक होगा तो आपको 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा कंसिस्टेंट बेसिस में। आप एक दो स्टॉक में लकी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उसमें आपने अगर बेट भी अच्छा ले लिया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत से टाइम में देखा गया है ना, क्योंकि लोग ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। ओवर डाइवर्सिफाई करने का था, अगर आपका एक दो बुलजाई भी लगता है ना, लेकिन उसमें बेट इतनी छोटी होती है तो आपको पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नहीं करता। वेरी ट्रू। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है वो एक एक करके आपको बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपका बेस्ट पिक समझना चाहूँ, आपको कौन सबसे बेस्ट इस वक्त मार्केट में लग रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक्चुअली डायरेक्ट स्टॉक्स बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टॉक्स टिपिकली दो रीजन है। क्योंकि कभी कभी क्या, व्हेन आई बाय स्टॉक आई माई एग्जिट, तुम क्लाइंट बोलेंगे मैं एग्जिट नहीं किया, हाँ। ठीक है ना, हाँ। तो वो गलत हो जाता है। बट आई वुड लाइक टू गिव यू थीम्स। ठीक है। ये थीम्स जो बेसिकली जो प्ले आउट करेंगे, आप अगर वो इमर्जिंग थीम है, शायद उसमें पैसा आपको बन जाएगा। कंजम्पशन इज़ वन थीम, बट अभी कंजम्पशन में लग्जरी कंजम्पशन में टिपिकली जाऊंगा। बिकॉज क्या होता है कि अभी नॉर्मल कंजम्पशन तो ऑलरेडी है, बट अगर आपको लग्जरी कंजम्पशन में कोई अगर थीम मिलता है, वैल्यूशन अच्छा मिलता है, दैट कुड बी वन थिंग। बट कंजम्पशन ओवरऑल इज अ थीम आई इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी, ठीक है। इफ़ यू गेट डेटा सेंटर, ठीक है, दैट इज वन डेटा सेंटर से कनेक्टेड जितनी भी है, चाहे वो डेटा सेंटर के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या होगा आपका, उसको फॉलो करते आप नेक्स्ट जाएंगे ना। डेटा सेंटर रियल एस्टेट हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा सेंटर से कनेक्टेड आपका एनर्जी आता है। एनर्जी एंड रिलेटेड जितना सब्सिट्यूट होगा, बिकॉज वर्ल्ड ओवर एनर्जी रिक्वायरमेंट will go up because the amount of data center that is getting put will require high amount of energy, cooling system, all those things, energy। उसके बाद मुझे लगता है, तो मैं अब जो कह रहा हूँ, देखिए इन वजह CDEF हो रहा है, हाँ। कंजम्पशन, डेटा सेंटर, इज एनर्जी, एनर्जी। F इज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब है, देखिए बैंक्स वगैरह लोग बोलते हैं, हाँ। बट माई बेट विल मूव फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब क्या है, जैसे कि अब देखिए बैंक ओवर अ पीरियड ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा, तो उनको कासा डिपॉजिट मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। लोग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कम करेंगे, अभी भी है, तो बट आई एम थिंकिंग 10 ईयर डाउन द लाइन। तो आई थिंक वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में पेनिट्रेशन लो है, और इंडिया जैसे कंपनी एक तरह से कंजम्पशन ही है ना। इमेजिन अगर ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की बात करने लगे, लेने लगे, तो इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट पीपल हैव। So those kind of things might feel will play out in this space. एफडी तो मुझे लगता नहीं कि यंग कोई भी अगर है तो वो अपना इमरजेंसी फंड छोड़ के कोई भी एफडी में डाल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो शायद एफडी में अभी भी पैसा रखना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में बहुत स्कैम और इस तरह की चीज़ें देखी हैं। मैं स्पेशली अगर अपनी मदर का बताऊं तो उन्होंने एफडी को छोड़ के लाइफ में कहीं निवेश नहीं किया, और उनको ट्रस्ट भी नहीं रहा है कभी। तो वो मेरे फादर ने कितना भी समझाया है या हमने उन्हें कितना भी बताया, उनको कभी ट्रस्ट नहीं था। उनको बैंक पे ही हमेशा ट्रस्ट रहा और उन्होंने हमेशा एफडी ही की है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है कि ये आप इंडिया का डेमोग्राफिक समझिए, ऑलमोस्ट इंडिया के एवरेज एज इज क्लोजर टू 28-29। मेजॉरिटी जो है 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है सिर्फ 30 ईयर्स के नीचे है। अभी जो इन्वेस्टर हैं अब उस ग्रेप में, और मान लीजिए करीब 1/3 पॉपुलेशन जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएंगे और फ्यूचर में, तो अब ये सब जो आएंगे सेम थॉट पे आएंगे जो आप और मेरी थॉट है। बल्कि ये तो एक स्टेप आगे हमसे हमसे बहुत स्मार्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इनफैक्ट मैं अपने बच्चों की जनरेशन देखता हूँ, बहुत तेज़ है लोग तो, बिकॉज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है इनको। अब तो ये हम फिक्स म्यूचुअल फंड और ये छोड़ दीजिए, वो तो क्रिप्टो और इसकी बात करते हैं। हाँ। तो अब ये जनरेशन वो फिक्स डिपॉजिट वाली जनरेशन तो रही नहीं। तो अब जब आप स्टॉक्स में और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आप फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करते हैं।
तो द फ्यूचर राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगा. राइट. ऑन द कॉन्ट्री माई वरी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बैंक विल बी अंडर थ्रेट. सीरियसली. यस, अगर वो डिपॉजिट रेज नहीं कर पाएंगे तो वो लेड कैसे करेंगे. राइट. एंड इफ इंडिया एज एन इकोनॉमी ग्रोज, inflation will have to be low, and if inflation is a deposit, it will go down also. So this is a very very difficult situation, and banks will have to have a very strong strategy to survive. हालांकि मैंने जब मदर की बात की तो उन्होंने एफडी में ज़रूर हमेशा निवेश किया है, लेकिन सबसे स्मार्ट उनका इन्वेस्ट जो रहा है वो गोल्ड रहा है. और मुझे लगता है वो हर जो अगर मैं पुरानी पीढ़ी की बात कर रही हूँ जो अभी सीनियर सिटीज़न है, तो ये उनका सबसे स्मार्ट डिसीजन और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मैं मानती हूँ जो उन्होंने अपने दौर में किया है, जो सेफ भी रहा है. और हम सबको पता है कि आज उसका रिटर्न कहाँ पहुँच रहा है, तो ये उनका सबसे स्मार्ट डिसीजन रहा है. अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक और चीज़ जो हर किसी के पोर्टफोलियो में आपको मिलेगी वो है पेनी स्टॉक. मैं नहीं मानती कोई भी ऐसा इंडियन होगा जिसके पोर्टफोलियो में ऐसे कचरे के जैसे वो स्टॉक्स ना पड़े हों. तो कैसे ये जो पेनी स्टॉक है उनसे बच के रहना है या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? देखिए, ये मैं पेनी स्टॉक में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता हूँ. आई थिंक सम पीपल, कुछ लोगों को लगता है पेनी स्टॉक्स में पैसा बनेगा. मैं आपने कभी नहीं इन्वेस्ट किया? नहीं, नेवर. नेवर. 95 से 2026 नॉट अ सिंगल पेनी स्टॉक. ओके. ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि क्वालिटी बिजनेस ही ग्रो करेगी. पेनी स्टॉक कब ग्रो करता है? जब मार्केट में मोमेंटम होता है कि जैसे कि ना गधे घोड़े सब चलते हैं, मैंने आपको कहा वो कचड़ा स्टॉक भी चल जाता है, तो उस टाइम चल जाएगा. अच्छा, बहुत लोगों का ये बिलीफ कैसा है कि चलो पेनी स्टॉक में 5 रुपये 10 रुपये का स्टॉक दूंगा, अगर वो 10 का 15 भी आता है तो मेरा 50% रिटर्न होंगे. लेकिन ये सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है. देखिए, पेनी स्टॉक एक चीप है, कोई रीज़न से चीप है. तो लो पी स्टॉक या पेनी स्टॉक इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी. आपको ये पूछना चाहिए कि ये चीप क्यों है. क्या इसकी अर्निंग ग्रोथ प्रॉब्लम में है? क्या हो सकता है कि इसकी जो ये प्रॉफिटेबली दिखा रहा है कैश फ्लो नेगेटिव है, या पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी है. लो पी स्टॉक जैसे कमोडिटी स्टॉक होते हैं जहाँ मार्जिन कम होता है, तो उसकी पी आपको कमीशन मिलेगी. तो अब उसे कमोडिटी उस स्टॉक में उस बिजनेस में पैसा बनाना मुश्किल है, तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहेंगे. अब दूसरा रीज़न है कि भाई लोन ज़्यादा है, प्रोमोटर डाउटफुल है. ऐसे जो रहेंगे सब कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहेगा कि वो स्टॉक क्यों चीप है. और ऐसे समय में जबकि स्मॉल कैप का पी ऑलमोस्ट 30 टच, ट्रेलिंग पी 29-30 टच कर रहा है, ओके, मिड कैप 30-34 की 20 में है. तो क्वेश्चन इज, इतने हाई वैल्यूएशन लेवल में अगर वो पेनी स्टॉक है तो उसका कोई वजह होगा. तो वो जितने लोग जिनके पोर्टफोलियो में अभी पेनी स्टॉक हैं वो एक बार वापस से रिव्यू कर लें. हालांकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ठीक है इतने पैसे तो चले भी जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा. देखिए, वो अप्रोच है तो फिर आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. देखिए, पैसा तो पैसा ही होता है. हाँ. वाई डू यू वांट कि गुड मनी शुड चेज बैड एसेट? आपके अच्छे पैसे शुड चेज अच्छे एसेट्स. हाँ. देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ह्यूमन इमोशन और ईगो वेल डिस्ट्रॉय करता है. आपने गलत स्टॉक ले लिया है, लेकिन आपका ईगो कह रहा है कि नहीं मैंने स्टॉक लिया सही होगा, इसलिए आप फिर ब्रेन क्या है ना जस्टिफाई करने लगता है. इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं. आप उसको हटा, उसको लीजिए कि अगर ये मान लीजिए ये कंपनी किसी और ने मुझे सजेस्ट किया होता है, ख़राब हो, मैं रखता नहीं आंसर नहीं. तो यू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि भाई मैं ये स्टॉक रखता नहीं रखता. अगर आपका रीज़न नहीं कि फंडामेंटली स्टॉक नहीं है, तो क्यों इकट्ठा करना. वो जैसे आप दिवाली में कचरा घर साफ करते हैं, घर साफ करिए, क्लीन दैट पोर्टफोलियो. और जितना क्लैरिटी रहेगा स्टॉक के बारे में आपको कि ये स्टॉक मैंने इस रीज़न से बाय किया है, आपकी कन्विक्शन उसमें बढ़ेगी. आपको फ्यूचर पैसा भी डालना है, उसी 10-15 स्टॉक में डालिए, बिकॉज अच्छे आइडिया बार बार नहीं आते. अगर आपको अच्छे आइडिया मिल गए, उसके जम करके पैसा लगाइए, तभी पैसा बनेगा. ये अब लोग क्या करते हैं, ये 15 आइडिया चीज़ तो लगा दिया सर, इसके अलावा बताओ और क्या करना. इसके अलावा क्यों बताना, उसी में लगा. अगर आपके पास विनिंग हॉर्सेस हैं तो उस पर बेट करिए. राइट.
आप कह रहे हैं मेरे पास 15 विनिंग हॉर्सेस है और उसके बाद में मैं गधे हैं, मैं गधे में क्यों लगाऊंगा? ठीक बात है, राइट। अब मुझे आप ये बताइए कि एफआईआईज का लगातार मार्केट से पैसे निकालते जाना आपको ये क्या कुछ गलत साइन दे रहा है? हम ऐसा मान के चलते हैं कि एफआईआईज को शायद पहले ही पता चल जाता है या शायद मार्केट आपको पहले ही इंडिकेट करना शुरू कर देता है। तो ये लगातार पैसा निकालते जाना मार्केट से, ये किस ढंग से आप देख रहे हैं? देखिए, एफआईआईज का निकालना जो है सिर्फ इंडिया नेगेटिव नहीं है उनके लिए। वो एफआईआईज आर वेरी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स। वो ग्लोब वर्ल्ड को देखते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। उनको लगता है कि वर्ल्ड में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। अब सोचिए, अभी लास्ट कुछ दिनों में $4 ट्रिलियन आईपीओ के जरिए स्पेस एक्स, ओपन एआई कुल लोगों ने इकट्ठा किया। आप सोचिए कितना बड़ा पैसा है, 4 ट्रिलियन। क्या इंडियन का मार्केट कैपिटल है? सो द क्वेश्चन इज कि इतना बड़ा पैसा वहाँ एआई में इन्वेस्ट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। एआई इंडिया इज नॉट गॉट इट राइट, यूएस ने लिया, तो पैसा वहाँ जा रहा है। उसके अलावा जो और इकॉनमी उनको लगता है बेटर वैल्यूएशन थी, वहाँ पैसा गया। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन जो आउटफ्लो का होता है, अगर एफआईआई को लगता है कि इंडिया की रुपी डिप्रिशिएट होगी बिकॉज ऑफ ऑयल वट एवर रीज़न जो कि कॉस्ट जाएगा, तो वो पहले ही एक्ट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक्ट करके गए। लेकिन आना भी होगा तो उसी तेज़ी से वो आएंगे भी। और अभी उसके लिए एक दो चीज़ें, अब कल अभी जो रिसेंटली चेंज आया डेट के लिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वेव किया गया है अभी, या विथहोल्डिंग टैक्स पे उसका इंटरेस्ट इनकम पे विथहोल्डिंग टैक्स कम गया। अगर ये इक्विटी के लिए चेंज कर जाए, एफआईआई हो सकता है बहुत तेज़ी से आ जाएंगे, क्योंकि परपेचुअल डिमांड है इन लोगों का, एफपीआई का, कि इक्विटी में टैक्सेस कम हो या एक टैक्स का एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिले कि भाई लॉन्ग टर्म जो मिले टैक्स सेम रहेगा फॉर अ फॉरसीबल फ्यूचर। आई थिंक वो सर्टेनिटी एफपीआई को चाहिए। आप मानते हैं कि कम होना चाहिए वो टैक्स? तो देखिए, आपको देखिए दो चीज़ें आपको सिंपल बताता हूँ। अभी बहुत स्मार्ट मूव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी इन्होंने क्या किया है, डेट में एफपीआई को बोला है कि आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बताएंगे टैक्स होगा आपके लिए वेव करूँगा। उससे गवर्नमेंट को करीब 6,000 करोड़ का लॉस होगा, अप्रॉक्सीमेटली, एक बॉल पार्क ऐसे समझना, 6,000 करोड़ लॉस होगा। लेकिन क्योंकि एफपीआई पैसा लेके आएंगे, नाउ इंडिया फिस्कल डेफिसिट हमेशा कर रहती है, इंडिया हमेशा बोरो कर रही है। अब इनका आउटस्टैंडिंग डेट ज़्यादा है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड सप्लाई है ना, इंडिया में पैसा लिमिटेड है, अगर बोरिंग बढ़ेगी, क्योंकि अभी ऑयल वगैरह तो जिसकी वजह से हमारी बोरिंग बढ़ सकती है, अगर बोरिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन ये सप्लाई एक्सेस जो बोरिंग का प्रेशर है, एफपीआई अगर ले लेता है तो आपका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को जो सेविंग होगी करीब 25,000 करोड़ की होगी। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। तो कभी कभी क्या है, वो ट्रेड ऑफ आपके फेवर में काम कर जाता है। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में भी गवर्नमेंट विल टेक अप कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास बहुत इंटेलिजेंट रिसोर्सेज हैं ऑफ दिस ऑफिसर्स हु विल टेक द डिसीजन। तो अगर वो डिसीजन लेंगे फेवर में ऑफ होता है, वो एफपीआई आएंगे और मार्केट बढ़ेगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड में अभी सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। अगर इधर का टेंशन सॉल्व होगा तो कहीं दूसरी जगह टेंशन वो क्रिएट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप इंडियन मार्केट कहाँ तक जाता हुआ देख पा रहे हैं? ये सवाल मैं इस लिहाज से पूछ रही हूँ कि हमने देखा है कि 24 भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, 25 भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, रही सही कसर 26 ने पूरी कर दी है। तो आगे के लिए आप कितना होपफुल हैं? देखिए, मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ये जो ऑयल रिलेटेड शॉक है या जियोपॉलिटिकल शॉक है, दीज आर टेम्पररी शॉक, नॉट एन इंडिया रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया के रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं है। आपको लगता है कि कल ये रिलायंस या इन्फोसिस या आईटीसी या भारतीय एयरटेल ये कंपनी डूब जाएंगी? नहीं। करेक्ट। ये अच्छी करेंगे, ठीक करेंगे। तो ये एक टेम्पररी शॉक है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। इंडिया विल रिकवर।
ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, आज वॉर है, कल कुछ और आएगा, ठीक है। तो एक दिल चाहता है मूवी में कहते हैं ना, आज पूजा करो और दूजा। सो आई थिंक आपके पास जो है कोई ना कोई रीज़न रहेगा ये प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मार्केट, स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमिक फंडामेंटल से अलाइन हो जाती है। अगर आपका इकोनॉमी, कंपनी ग्रो करती रहेगी, स्टॉक मार्केट उससे अलाइन हो जाएगा लॉन्ग टर्म पीरियड में। तो ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट से घबराना नहीं है। इक्विटी मार्केट में अगर निवेश करना है, इस उतार चढ़ाव को, वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। लॉन्ग रन के लिए अगर मैं समझना चाहूँ तो स्मॉल कैप में आप कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मिड कैप में आप कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और लार्ज कैप में कितना करते हैं? ये मैं मान के चलती हूँ 5 से 8 साल का हॉरिजन अगर है तो इन तीनों में कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का जो है मेरे ख्याल से 12% का रहेगा। नॉमिनल मैंने से द रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर नॉमिनल जीडीपी 12 रहेगा तो लार्ज कैप भी अराउंड 12 के आसपास देना चाहिए। मिड कैप क्योंकि रिस्क प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, हो सकता है 2-3% ऊपर जाएगा, 15%। 14 से 15%। और स्मॉल कैप हो सकता है 2% और के लिए 16 से 18%। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस मार्केट सेगमेंट। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन होगा। और बिहेवियरली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिहेवियरली क्या होता है, आपसे कोई कहे ना कि मैं 12% रिटर्न दूंगा और वो 12.25 देगा ना, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन 12 क्या है कि अगर वो 11.9 देगा ना, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अगर एक्सपेक्टेशन आपने सही पैक किया है ना, तो हो सकता है मार्केट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन 24% का मान लिया है, तो वो अगर 20 भी दे देगा, आप डिसअपॉइंट होंगे। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन सही साधना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे सेक्टर तो बता दिया कि वो कौन से सेक्टर हैं जो आपने मुझे बताया कि जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या ऐसा कोई सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जहां ज़्यादातर स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहे हो हमें, या जिनके ऊपर नज़र अभी तक किसी की नहीं पड़ी है? नहीं, आपको वॉच करते रहने का। देखिए, ये जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, दीज आर द न्यू एज सेक्टर विच विल गेट ओके। और जो बेनिफिट करेंगी, आप देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, इंडिया ने अभी डेटा सेंटर पे बजट में यह था कि काफ़ी छूट दिया है, टैक्स हॉलिडे वगैरह दिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से कंपनीज आएंगी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक उस रिलेटेड सेक्टर से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर शायद डू वेल, बिकॉज चाइना प्लस थीम प्ले करेगा। और इंडिया जो अभी तक उस हिसाब से जो ग्रोथ हमारी आनी चाहिए वो नहीं हुआ, बट लेकिन ग्रेजुअली हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम प्ले आउट करेगा। तो ये एक्चुअली डेटा, एनर्जी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और ये मैन्युफैक्चरिंग, ये थीम्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इस पे आपको ढूंढना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़। ऑलराइट, अब चलते चलते मैं गोल्डन रूल आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई घबराया हुआ है। तो बदलते हुए ये जो तस्वीर है उसको देखते हुए आप गोल्डन रूल 2026 में कमाई का मेरे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? देखिए, सिंपल है कि आपको क्वालिटी में फोकस करना चाहिए 26 में। एंड क्वालिटी स्टॉक्स ही देखिए, एक टाइम होता है जहाँ पर द ओवरऑल ब्रॉड मार्केट परफॉर्म करेगा, और ये टाइम वो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट परफॉर्म करने का नहीं है, ये टाइम है क्वालिटी स्टॉक्स का। तो या आप क्वालिटी स्टॉक्स पिक करने की कैपेबिलिटी आप करिए, आप नहीं हैं तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे समय में जब मार्केट टूटता है तो आपको खास करके जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक नहीं, बहुत बुरी तरह टूटता है। राइट। और वो आपका पेशेंस बहुत बुरी तरह टेस्ट करेगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट करेक्ट करता है और आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपका नोशनल लॉस होता है, रियल लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर आप उस प्रेशर में बेच देते हैं, हाँ। तो वो नोशनल लॉस रियल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ठीक है। अगर आप क्वालिटी में बने रहेंगे तो आप, हो सकता है कि प्रेशर कम रहेगा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं। बिकॉज लॉस ऑफ मनी
gets processed in the same part of brain that deal with death and mortality. इतना पावरफुल होता है. सो अगर आप रिएक्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने आप को कर्स मत करिए. ये एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. हाँ. अब इस ह्यूमन बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए आप क्वालिटी से बने रहिए. अगर क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या क्वालिटी फंड में इन्वेस्ट किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको रिटर्न बना के देगा. बस पेशेंस रखना आप. और उम्मीद मैं करती हूँ कि आपने जब बोला है पेशेंस के लिए, तो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से व्यूअर निकाल नहीं देंगे, वो पेशेंस बना के भी रखेंगे, क्योंकि आपका मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. तो 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद सर अगर ये बात बोल रहे हैं, तो आपका जो 3-1 साल का या 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है उसके ऊपर वो भारी है. तो पेशेंस आप बना के रखिए. बट थैंक यू सो मच सर. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो मेरा टेक अवे है वो मैं बता रही हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि कैसे आपने मैं कहूँगी कि हमें वो रोड मैप दे दिया कि आप कैसे टॉप पे बेच सकते हो और बॉटम पे खरीद सकते हो. वो आज मुझे पता चला है. आपका जो टेक अवे है वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू शर्मा.